Good morning, friends, dear students. This is Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda क्रिया शरीर एंड आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा की लेक्चर सीरीज़। आज होगी पार्ट 5। ओके, तो इसके अंदर अभी तक हमने 4 जो प्रिंसिपल्स है उसके बारे में हमने बात करी है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्व का था वो है लोक पुरुष सिद्धांत, या तो पुरुषस्य लोक तुल्यत्वम। ओके, देन सेकंड इज शरीरस्य पंचभौतिकत्वम। थर्ड इज षड धात्वात्मक पुरुष। पंचभौतिकत्वम यानी कि 5 महाभूतों से जो बना हुआ शरीर है उसकी बात। देन उसके अंदर एड ऑन किया जाता है आत्मा का जो टॉपिक है वो, तो पंच महाभूत प्लस आत्मा इज इक्वल टू 6। देन इट्स कॉल्ड एज अ षड धात्वात्मक पुरुष। ओके, और अगेन ये भी याद रखिए इट्स कॉल्ड एज अ चिकित्सा पुरुष। तो अभी तक हमने यहाँ तक बात की थी। अभी इसके आगे आज जो हम बात करने वाले हैं शरीरस्य दोष धातु मला मूलत्वम। ओके, या तो देयर इज अ वर्स कॉल्ड एज अ दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। ओके, तो शरीर जो है वो दोष धातु मल और इन तीन चीज़ों से जो है वो बना हुआ है। थियरी ऑफ द बायो एनर्जी, टिश्यूज़ एंड द वेस्ट। ओके, तो ये तीनों चीज़ आपको जो है वो फर्दर सिलेबस के अंदर डिटेल में पढ़ने को डेफिनेटली आएगा। दोष का पूरा डिटेलिंग, उसके टाइप्स, स्थान, वृद्धि, क्षय और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दोष के बारे में आपको आगे जानने मिलेगी, और वैसे ही धातु के बारे में, एंटीमल के बारे में। तो यहाँ पे आपको जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये प्रिंसिपल, तो आपको सिर्फ ये 3 चीज़ों का इम्पोर्टेंस लिखना है। ओके, जैसे कि दोष है तो वात, पित्त और कफ को बेसिक इंट्रोडक्शन देना है कि व्हाट इज़ दैट, एंड मेन उसके कार्य क्या है। जैसे कि वात का कार्य होगा मूवमेंट्स, हाँ, स्पेसिफिक मूवमेंट्स और दी शरीर के अंदर कोई भी मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट और दी विसरस ऑर्गन्स की मूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो भी मूवमेंट जहाँ पे भी होगी वी हैव टू एड्रेस दैट वात फंक्शन। ओके, देन द सेकंड वन इज पित्त। तो पित्त जनरली ट्रांसफॉर्मेशन करता है, मेटाबोलाइज करता है चीज़ों को। तो ऐसे आप उसको बेसिक्स जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो कि डाइजेस्टिव एंड द मेटाबॉलिक एक्टिविटी को वो संभालता है। एंड द कफ जो जनरली है वो स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। शरीर के अंदर जो भी स्टेबिलिटी मिलती है बाय मन और बाय द शरीर, तो ये दोनों चीज़ जो है वो अपनी कफ के ऊपर से आधार रखती है। ऑब्वियसली कफ जो है वो एनाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर ज़्यादा काम करता है, तो ग्रोथ एंड यूनियन, स्टेबिलिटी, कंपोजिशंस, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कफ के अंदर आएगी। तो अगर हम वात को देखें तो जनरली वो कैटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ में रहता है। देन सेकंड वन इज़ मेटाबॉलिज्म जो पित्त के साथ में रहता है, एंड द कफ जो है वो एनाबॉलिज्म को ध्यान में रखता है। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को ट्रांसफ़र करना वो जनरली पित्त के अंडर आता है। वात जो होता है वो एक्टिविटीज़ जब होती है तो उसके अंदर एनर्जीज यूज़ होने वाली है। तो एनर्जी यूज़ हो मीन्स जो भी प्रोसेस होती है होने की, इट्स कॉल्ड एज अ कैटाबॉलिज्म। ओके, यानी कि कुछ खर्च हो रहा है शरीर में से। ओके, एंड कफ जो होता है यूनियन को करता है, स्टोरेज ऑफ द एनर्जी करता है, और फ्यूचर के लिए एनर्जी को संग्रह करना, दैट्स कॉल्ड एज अ एनाबॉलिज्म। ओके, तो ये 3 चीज़ों से हम बेसिक आइडिया लगा पाते हैं कि वात, पित्त एंड कफ जो होता है वो यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जो भी अगर मॉडर्न के साथ कोरिलेट हो रहा है, इट डजंट मीन एग्जैक्टली वही चीज़ होगी। ओके, आयुर्वेद और मॉडर्न इज़ इक्वल टू नहीं हो सकते, ये ध्यान में रखें। ओके, इज़ इक्वल टू ऐसे प्रिंसिपल्स बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझना। तो सिर्फ हम इतना ध्यान रखें, वी कैन कोरिलेट। ओके, तो वी कैन वात मूवमेंट्स वी कैन कोरिलेट विथ द एनाबॉलिज्म, पित्त मूवमेंट और द पित्त एक्टिविटीज़ कैन बी कोरिलेट विथ द मेटाबॉलिज्म, एंड द कफ एक्टिविटी कैन बी कोरिलेट विथ द एनाबॉलिज्म। तो ये ध्यान में रखें कि नॉट एग्जैक्टली दैट ऑल द थिंग्स इज हैपन।
तो ये हमें दोषों के बारे में लिखना है उस पर्टिकुलर आंसर के अंदर, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। दैन द सेकंड वन इज़ फंक्शंस ऑफ द बॉडी टिश्यूज़। तो उसमें द वेरी बेसिक एंड द इम्पोर्टेंट श्लोक अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 चैप्टर 4th वर्स। तो इसके अंदर लिखा है प्रीणनम जीवनम लेपः स्नेहोदारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृतम। ओके, तो प्रीणन जो है वो रस का, यानी कि सेटिस्फेक्शन जो फीलिंग मिलती है वो जनरली रस धातु से मिलती है। जीवन लाइवलीनेस, लेप यानी कि कवरिंग्स जो है मांस धातु से, जीवन जो है वो रक्त धातु से, स्नेह अंचसनेस वो मेद धातु से, धारण यानी कि होल्डिंग करना दो अस्थि धातु से, पूर्ण फिलिंग करना वो मज्जा धातु से, गर्भोत्पाद वो शुक्र धातु से। ओके, तो गर्भो उत्पाद के लिए शुक्र धातु जो होती है वो उसका मेन फंक्शन रहता है, वो काम करती है। ओके, तो ऐसे हमें दोष एंड धातु को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। आप अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन नंबर्स, यानी कि कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है उसके हिसाब से आप उसका एक्सप्लेनेशन प्लस और माइनस करते हैं। ओके, आप रस के बारे में और ज़्यादा भी लिख सकते हैं अगर वो 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है तो। एंड देन अगर हम बेसिक चीज़ें देखें तो जैसे कि अगर धातु एंड उसके फंक्शन जो है कंपेयर कर सकते हैं हम, वी कैन कंपेयर विद दी मॉडर्न। तो रक्त धातु जो होती है वो सेल्युलर पार्ट एंड दी हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड उसके साथ कोरिलेट करना है, यानी कि एग्जैक्ट ब्लड के साथ हम कोरिलेट नहीं कर सकते, ये हमें ध्यान में रखिए। रक्त इज डजंट मीन दी जो हम ब्लड को कहते हैं। ओके, इट्स नॉट अ लिक्विड पार्ट जो ब्लड को हम जो देखते हैं रेड कलर का। ओके, तो यहाँ पे हमें कोरिलेट करना है रक्त धातु को। तो जो सेल्स होते हैं, ओके, सेल्युलर पार्ट ब्लड का वो एंड हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड, ये दोनों चीज़ें जो होती है वो रक्त धातु के साथ कोरिलेट करनी है। तो उसके फंक्शन होते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। मांस धातु होती है वो मसल टिश्यू के साथ में कोरिलेट करना है और उसका फंक्शन होगा मूवमेंट। मेद धातु का फंक्शन होगा, या उसका कंपेयर कर सकते हैं एडिपोस टिश्यू के साथ में, और उसका फंक्शन होगा लुब्रिकेशन। अस्थि धातु जो होती है कंपेयर्ड विद दी सपोर्टिंग एंड दी एकोमोडेटिंग बॉडी स्ट्रक्चर्स, यानी कि पूरा हमारा स्केलेटल स्ट्रक्चर जो है वो हम अस्थि धातु के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। मगर इसके अलावा भी कहीं पे भी कैल्शियम वर्ड आएगा अगर बॉडी के अंदर, यानी कि वो चाहे हमारे ब्लड के अंदर हो, चाहे क्या मसल्स के अंदर हो, तो हर जगह पे अस्थि धातु वहाँ पे रहती है, वैसा हमें मानना है। ओके, तो देन मज्जा धातु जो रहती है वो टिश्यूज़ विद इन दी बॉडी कैविटी और दी नर्व टिश्यू, वो क्या करते हैं तो टू प्रमोट दी अंडरस्टैंडिंग। शुक्र धातु जो रहती है वो रिप्रोडक्टिव सिक्रेशंस करती है एंड रिप्रोडक्शन के अंदर उसका मेन फंक्शन रहता है। तो ऐसे हम जो है वो उसको कोरिलेट कर सकते हैं। और रस धातु को जो है वो तरल पदार्थ शरीर में जितने भी हैं वी कैन कोरिलेट विद दी रस धातु। जैसे कि अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो रस धातु डेफिनेटली कम होगी, उसका क्षय हो जाएगा, तो उस वक्त हमें उसको सप्लीमेंट देना पड़ेगा, जस्ट लाइक कि विद दी डिफरेंट ड्रिप्स एंड ऑल। तो रस धातु का नॉर्मल करने के लिए हमें वी हैव टू नीड अ मोर तरल पदार्थ इन दी बॉडी। ओके, तो वी कैन कोरिलेट विद दी प्लाज्मा बट नॉट एग्जैक्टली प्लाज्मा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो शरीर के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट मिलता है और शरीर को एक संतुष्टि का एक फीलिंग जो देता है वो हमें रस धातु देती है, और उसको ही हम प्रीणनम कहते हैं। और अगर जैसे कि डायरिया वॉमिटिंग हो गई तो उसमें बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ निकल जाएगा, तो डेफिनेटली जो हमारी मूवमेंट होगी वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, हमारी सारी धातुएं जो होगी वो आगे नरिश नहीं होगी, और अल्टीमेटली वी फील एक्सट्रीम वीकनेस। ओके, तो वो वीकनेस के लिए अगर हम बाहर से कोई सप्लीमेंट देते हैं जैसे कि ड्रिप्स वगैरह, नॉर्मल सलाइन और DNS और RL ऐसे, तो अगर जैसे ही वो सप्लीमेंट बॉडी के अंदर जाते हैं, जैसे ही तरल पदार्थ जो रहता है वो नॉर्मल होने लगता है, तो सर्वाइवल चांसेस जो रहते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं एंड वी फील प्रीणन टाइप ऑफ फीलिंग। ओके, तो ऐसे हमें जो होता है वो देखना है।
देन फंक्शन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, तो जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट 3 चीज़ है, ओके, जिसमें आता है यूरिन, फीसिस एंड द स्वेट, ओके। यूरिन यानी कि मूत्र जो रहता है वो अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11th और 4th श्लोका के अंदर बोला गया है मूत्रस्य क्लेद वाहनम, ओके, यानी कि क्लेद पार्ट जो है शरीर के अंदर उसका वहन जो करने वाला होता है उसे हम मूत्र कहते हैं, ओके। टू एलिमिनेट द लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि क्लेद फ्रॉम द बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ द यूरिन, ओके। द सेकेंड वन इज फिसिस पुरीशस्य अवस्टंबरम, तो to eliminate solid waste and the toxins from the food is the main function of the feces, okay. तो indirectly it also supports the digestive fire and controls the vata यानी कि body activity। तो आपने कई बार फील किया होगा कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है तो यू फील पेन इन दी हेड, यानी कि हेडेक आपको शुरू हो जाता है, ओके। या तो फिर जब भी आपको ऐसा जो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है तो काफ मसल के अंदर क्रैम्प्स आना, इट्स बिकम अ नॉर्मल। शरीर में भारीपन लगना यानी कि मूवमेंट्स जो होती है हमारी वो स्लगिश हो जाती है और लिथार्जिक हो जाती है, तो मूवमेंट्स को ऑब्स्ट्रक्ट करता है जब कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक होता जाता है। एंड वैसे ही कई सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं जब पुरुष के बारे में अवस्टंबन यानी कि उसे to eliminate the solid waste and the toxins, okay. Function of the water, sweat, स्वेदस्य क्लेद वृद्धि यानी कि to eliminate the liquid waste and the maintain the slight moisture on the skin, okay, thereby avoid cracking and the maintaining healthy, lustrous and smooth body hairs, okay. तो this is the function of the sweat यानी कि स्वेद, okay। तो ये स्वेट वर्ड भी स्वेद से ही आया है, यू कैन सी दैट क्लियरली, ओके। स्वेद द एंड ट, स्वेट, तो ये देख सकते हो आप, ओके। देन रिलेशन विद द त्रिदोषास एंड द महापातु, यहाँ महाभूत जो है वो ऐड कर सकते हो आप। तो वात दोष जो है वो वायु एंड आकाश महाभूत से बना हुआ है, पित्त दोष जो है वो अग्नि एंड जल महाभूत से बना हुआ है, एंड कफ जो है वो जल एंड पृथ्वी से बना हुआ है, ओके। तो जल एंड पृथ्वी दोनों गुरु है, इसकी वजह से कफ भी गुरु होगा तो स्टेबिलिटी अच्छी आएगी। पित्त जो होगा वो अग्नि एंड जल से है, तो जल की वजह से उसकी मूवमेंट हो सकती है एंड अग्नि वो मेटाबॉलिज्म कर सकती है। वात वायु एंड आकाश, आकाश देयर इज अ होलो स्पेस एंड द वायु मीन्स द जैसे वायु मूवमेंट करता है वैसे ही हमारी वात दोष जो है वो मूवमेंट करते हैं, ओके। पंचभौतिक कंपोजिशन ऑफ द धातु, अगर आप हो सके तो ये सुश्रुत सूत्र स्थान के अंदर 15th चैप्टर 10th श्लोका के अंदर जो भानुमति जी ने टीका की है उसको अगर आप थोड़ा सा बाइट करो तो अच्छा रहेगा। उसके अंदर लिखा है तत्र पंचभूतात्मकत्वेन और रस आप्य यानी कि रस धातु जो है वो आप्य है यानी कि जल महाभूत से प्राधान्य है। रक्तम तेजो जलात्मकम, ओके, रक्तम तेजो जलात्मकम, तेज यानी कि अग्नि महाभूत, जल महाभूत, ओके। तो ये दोनों महाभूत जो होते हैं वो हमारे रक्त धातु के साथ जो होते हैं उसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आगे ही हमने देखा पित्त जो रहता है उसमें भी अग्नि एंड जल है और रक्त में भी तेज एंड जल यानी कि अग्नि एंड जल है। तो यहाँ पे आश्रय भाव हो जाता है। अगर दोनों के कॉम्पोजिशन सेम है तो आश्रय भाव का मतलब है कि एक अगर कोई पॉजिटिव फैक्टर से बढ़ता है तो दूसरा भी अपने आप बढ़ेगा, और एक अगर किसी चीज़ से घटता है या कम होता है तो दूसरा भी उसी चीज़ से कम होगा, ओके। तो पित्त के जो डिसीज़ होते हैं वो ज़्यादातर रक्त धातु के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा डालते हैं, और इसी वजह से जो स्किन डिसऑर्डर्स है वो पित्त की वजह से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि स्किन के अंदर जो रक्त है वो हमारे पूरे शरीर में बहता है, और वैसे ही स्किन डिसऑर्डर जो होते हैं वो या तो लोकल या तो पूरे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, या तो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होकर स्प्रेडिंग होता है, ओके। तो ये आश्रयी भाव ये बहुत ही ज़रूरी है समझना, ओके। रक्त धातु एंड पित्त दोष के बीच में it's very necessary when you treating some patients relating to skin and all, so you have to diagnose the dhatu also.
देन मास पार्थिवम यानी कि मास धातु जो है वो पृथ्वी महाभूत से प्राधान्य है। मेदो जल पृथ्वी, देन मेद धातु जो है वो जल एंड पृथ्वी महाभूत से बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कफ के भी जल एंड पृथ्वी है, तो यहाँ पे भी आश्रय आश्रय भाव आ जाएगा। तो कफ अगर जैसे शरीर में ज़्यादा बढ़ता है तो डेफिनेटली मेद धातु भी शरीर के अंदर ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये हमें कोरिलेशन करना है इसके साथ में। देन अस्थि धातु जो है वो पृथ्वी एंड अग्नि अनिल जो है वो उसके महाभूत से बने, अनिलात्मकम यानी कि पृथ्वी महाभूत यानी अनिल यानी कि वायु महाभूत से बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो वायु महाभूत जो है वो कॉमन है अस्थि एंड वात में, मगर दूसरा जो है वो आकाश एंड पृथ्वी है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखना है कि आश्रय आश्रय भाव होता है मगर अपोजिट आश्रय आश्रय भाव होगा। ओके, आगे की हमने दोनों धातु में देखा रक्त और इसके अंदर मेद के अंदर, तो उसमें जो वात दोष है सॉरी पित्त दोष एंड कफ दोष का आश्रय भाव था वो सेम था। तो इक्वली और साइमल्टेनियसली दोनों काम कर रहे हैं। मगर यहाँ पे अगर आप देखो तो देयर इज़ अ डिफरेंस। ओके, वायु इज़ कॉमन मगर आकाश की जगह पे पृथ्वी, यानी आकाश अगर आप देखो कंपैरेटिवली बहुत ही हल्का होता है और पृथ्वी जो रहती है बहुत ही भारी होती है। तो ये दोनों के कारण वायु एंड अस्थि के बीच में ऐसा रिलेशन सेट हो जाता है कि वो अपोजिट होता है। जैसे कि अगर वायु बढ़ता है शरीर के अंदर तो अस्थि धातु जो होती है वो क्षय होती है, और अगर क्षय अस्थि बढ़ेगा तो वायु डेफिनेटली क्षय होगा। तो इस हिसाब से हमें देखना है कि अस्थि धातु वृद्धि यानी वायु दोष वृद्धि यानी कि अस्थि धातु क्षय एंड वायु दोष क्षय इज इक्वल टू अस्थि धातु वृद्धि। ओके, तो ये दोनों के एग्जाम्पल आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हमारे अस्थि का क्षय होगा तो हम वहाँ पे अगर पेन होता है तो उसको जनरली बोलते हैं कि वायु का पेन है। ओके, या तो गुजराती में बोला जाता है वात है वो है। ओके, तो प्लस जब भी वायु क्षय जो है वो होता रहता है मगर इन बिटवीन कभी कभी वायु वृद्धि भी होती है। ओके, सॉरी ये वायु वृद्धि की वजह से है, मगर इन बिटवीन कभी कभी वायु क्षय हो जाता है तो वहाँ पे बोनी फॉर्मेशन जो होता है वो जॉइंट्स के अंदर बन जाता है। तो इसे फ्री आर्टिकल्स या फ्री रेडिकल्स ऐसा भी कहा जाता है वहाँ पे। तो ये कभी कभी जॉइंट्स के बीच में आ जाते हैं और पूरे जॉइंट्स की मूवमेंट को लॉक कर देते हैं, तो लॉक नी मूवमेंट वैसा भी बोला जाता है। तो ये अगर आप एक्सरे में देखो तो ही आपको पता चलेगा कि जो फ्री रेडिकल इस अस्थि धातु से बना हुआ है वो वहाँ पे जाके स्टक हो चुका है। ओके, तो इतना हमें देखना है इन दोनों के बारे में। देन अगेन मज्जा एंड शुक्र धातु जो है वो उसका महाभूत है आप महाभूत। तो इन दोनों की साम्यता से कफ जो है वो उसमें भी आप महाभूत है। तो डेफिनेटली ये मज्जा शुक्र एंड कफ वो भी आश्रय भाव से थोड़ा बहुत रिलेशन रखते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। पंच महाभूति कॉम्पोजिशन आपको एग्जाम में और वाइवा में भी ये पूछा जा सकता है, पंच महाभूति कॉम्पोजिशन कैसे है। देन पंच महाभूत कॉम्पोजिशन ऑफ द मल। ओके, तो उसके अंदर मूत्र जल प्लस अग्नि। तो मूत्र के अंदर जल और अग्नि है, पुरुष के अंदर पृथ्वी है और स्वेद के अंदर अगेन जल है। ओके, तो ये चार चीज़ें जो होती है वो हमें दिखाती है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो मूत्र में अग्नि लिखा हुआ है, तो वी कैन से इट्स अ प्योरली एसिडिक थिंग। ओके, इट्स प्योरली एसिडिक थिंग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ अग्नि। तो जल प्लस अग्नि इज इक्वल टू मूत्र, पुरुष इज इक्वल टू पृथ्वी एंड स्वेद इज इक्वल टू जल। ओके, तो ये जो बेसिक चीज़ है दोष धातु मला मूलम शरीरम वो हमें ध्यान में रखना है, और इसे एक्सप्लेन करने के लिए और ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। तो आज के लिए अभी इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द काम लिसनिंग। डॉक्टर अभिषेक आचार्य हियर। नेक्स्ट सिद्धांत हम अगले लेक्चर पार्ट 6 के अंदर लेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय।